दो जिंदगियां जो खत्म हुई वो स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की वजह से जिंदगियां खत्म हुई हैं। हम आपके सामने दो तस्वीरें इस वक्त रख रहे हैं। एक नोएडा की तस्वीर है जहां इलाज नहीं मिलने पर 8 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई। मेरठ की दूसरी तस्वीर है जहां पर एम्बुलेंस के इंतजार में एक शख्स जमीन पर तड़पता रहा। जब अस्पताल पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। ये दोनों तस्वीरें आज दर्शाती हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग, किस तरीके से हमारे अस्पताल, किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए लोग किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की जिंदगियों के साथ में। तो मेरठ में एक शख्स की मौत हो जाती है, दूसरी तरफ गर्भवती महिला की मौत होती है। और जाहिर तौर पर गर्भवती महिला की मौत सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि दो मौत हैं, क्योंकि उसके गर्भ में पल रहा वो बच्चा भी अब हमेशा के लिए उसकी सांसें भी थम चुकी हैं। ऐसे में R9 टीवी आज इस मुहिम को लेकर के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना रवैये, बल्कि इसे गैर जिम्मेदाराना रवैया या फिर लापरवाही नहीं कहेंगे बल्कि इसे सीधे सीधे क्रिमिनल ऑफेंस कहेंगे। ऐसे लोगों को, जो लोग जिम्मेदार हैं, वो लोग कातिल हैं इन 3 लोगों के, वो लोग कातिल हैं इन 3 मौतों के जिम्मेदार हैं। और ऐसे में इन लोगों के खिलाफ में ऐसी सख्त धाराओं में मुकदमा न सिर्फ दर्ज हो बल्कि एक नजीर कायम होनी चाहिए, ताकि दोबारा से कोई डॉक्टर, दोबारा से कोई एम्बुलेंस कर्मी, दोबारा से कोई अस्पताल का मैनेजमेंट, दोबारा से कोई स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा हुआ शख्स इस किस्म की लापरवाही या गफलत नहीं बल्कि ऐसे क्रिमिनल ऑफेंस करने से पहले 1000 बार सोचे। उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि ऐसे स्वास्थ्य महकमे में बैठे हुए लापरवाह अधिकारियों और जिम्मेदारों के खिलाफ में ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिनकी लापरवाही की वजह से ये मौतें हुई हैं। लेकिन जो नोएडा का मामला है जहां पर एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है, हालांकि आपको हम बताएंगे कि पूरी कहानी क्या है, लेकिन उससे पहले अपडेट आपको यह दे दें कि अब जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। अपर जिलाधिकारी और सीएमओ को सौंपी गई है जांच पूरी होने के बाद में सख्त कार्रवाई की जाएगी, आश्वासन दिया गया है। मगर सवाल इस बात का है कि इस किस्म के आश्वासन पहली बार नहीं दिए जा रहे हैं। हजारों बार हमेशा इसी किस्म के जांच के बाद कार्रवाई के साथ में नजीर कायम करने के बाद आश्वासन बार बार दिया जाता रहा है, मगर इन तमाम चीजों को लेकर की स्थितियों में सुधार क्यों नहीं आता। तो ये अब इस वक्त जबकि सीएमओ और दूसरे तमाम अधिकारियों को लेकर के इन तमाम चीजों के बीच में डीएम ने जांच के आदेश तो दे दिए हैं। हम इससे पहले कि आपको पूरा मामला सुनाएं कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में कैसे मौतें हुई, 2 मौतों के जिम्मेदार कौन है, उससे पहले आइए जान लेते हैं कि अब तक R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद में कैसे संज्ञान लिया गया जिलाधिकारी की तरफ से और क्या कहा गया जांच को लेकर के। ये सही लिखे थे, ये सही वालों ने बोल दिया कि जाके सेक्टर 30 ले आओ। सेक्टर 30 वाले कहने लगे कि वहाँ ले आओ, क्या नाम है, शारदा के बाद फिर जिम्स ले गए। जिम्स वालों ने मना कर दिया कि हमारे पे कोई बेड खाली नहीं है। फिर घूम करके हम फोर्टिस आए, फोर्टिस वालों ने मना कर दिया। फिर हम वहाँ पर आए, क्या नाम है, उसमें मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई थी। फिर जिम्स में लास्ट में पहुँचे, फिर उन्होंने वेंटिलेटर वगैरह लगाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हम अपने 3 सहयोगियों की तरफ रुख करते हैं जो कि हमारे साथ में अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। नोएडा समेत गिरीश नारायण, मनोवर चौहान हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। इन दोनों की तरफ रुख कर लेते हैं। शुरुआत में नोएडा से गिरीश नारायण से कर रहा हूं। गिरीश, ये लापरवाही नहीं, ये मर्डर है, क्या कहना है जिलाधिकारी का? जी, निश्चित तौर पर एक लापरवाही नहीं, मर्डर है। आपने सही कहा, क्योंकि तमाम हाईटेक सुविधाएं हैं। कोई एक ये गांव देहात का एरिया नहीं है, दिल्ली से लगा हुआ एरिया है, एनसीआर में आता है। तमाम बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। जिला अस्पताल या सरकारी अस्पतालों की बात करें वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है। उसके बावजूद एक मददगार को एडमिट नहीं किया जाता है, उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो साफ तौर से ये मर्डर है। जी, मैं उस घटना के सीक्वेंस पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वक्त जैसा कि हमने अभी खबर दिखाई कि अब जांच के आदेश दे दिए गए, जानना चाहेंगे कि R9 टीवी ने जब खबर दिखाई उसके बाद में संज्ञान में लिया गया प्रशासनिक स्तर पर,
क्या कहा गया है जांच को लेकर के? कितने दिनों में जांच पूरी होगी जांच, और अब तक क्या कोई एफआईआर दर्ज की गई है? जी, इस बारे में हमारी जो जिलाधिकारी से बात हुई है, जिलाधिकारी ने 2 सदस्यीय टीम गठित की है, जिसमें एडीएम, वित्त और सीएमओ जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। इस बारे में जब हमारी सीएमओ से बात हुई है तो सीएमओ का साफ तौर से कहना है कि जिस भी अस्पताल की, भले वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, अगर उसकी लापरवाही रहेगी तो उसको नहीं जा जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को देने की बात कही है सीएमओ ने। और सीएमओ ने यह भी बताया है कि कुछ दिन पहले एक नवजात बच्चे की मौत का मामला आया था, जिसके बाद एक प्राइवेट अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है और इस मामले में भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ग्रीश, हालांकि अभी किसी तरह का कोई मुकदमा, कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। मैं आपकी तरफ आता हूं क्योंकि एक और घटना, मनोवर चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ताजा और ज्यादा अपडेट के साथ में, वहां पर भी हुई है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं ग्रीश। मनोवर, जिस तरीके से एक शख्स तड़पता रहा जमीन पर, वहां पर पुलिस वाले देख रहे हैं, वहां पर तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि हम दर्शकों को दिखा तक नहीं सकते हैं। अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? देखिए जब्बार, ये जो तस्वीरें मेरठ से आ रही हैं, पहले भी आती रही हैं। मेडिकल कॉलेज में इस तरह के जो मामले हैं, डेड बॉडी पड़ी रहती है, उठाने वाला तक नहीं होता कोई, और लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, कोई डॉक्टर नहीं आता है। ये इसी तरह की तस्वीर मवाना की है। यहाँ पर आसिफ नाम का ये कपड़ा व्यापारी था जो कि घर से निकला, लेकिन ये एक मैदान में पड़ा पाया गया। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस 5 से 7 मिनट में पहुंच गई, लेकिन एम्बुलेंस जो चालक था वो आधा घंटे तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते लेट लतीफी हुई और इसको उपचार से पहले इसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में हमने कई बार कोशिश की है अधिकारी इसमें संज्ञान ले और कोई बात कहें, लेकिन अभी तक भी अधिकारियों का रवैया इसमें साफ तौर पर ढुलमुल दिखाई दे रहा है। अभी तक भी सीएमओ मेरठ डॉक्टर राजकुमार और जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने इस बाबत संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि एक बात और यहां बता दूं, जिस तरह से मेडिकल में लापरवाही बरती जा रही है जी मनोवर, मैं जानना चाहता हूं क्या मेरठ में अब तक एम्बुलेंस सेक्शन के ऊपर किसी तरह का कोई मामला दर्ज किया गया? उनकी लापरवाही, उनका लेट लतीफी, उनका देर से पहुंचना, क्योंकि एक शख्स की मौत हुई है। अभी इस तरह का जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अधिकारियों ने अभी कोई पूर्ण रूप से संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से लापरवाही बरती गई है उससे साफ जाहिर होता है कि मेरठ में आज भी, भले ही मेट्रो सिटी मेरठ को कहा जाए, लेकिन मेरठ में आज भी उपचार के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं और ये मामले मनोवर, मैं आपकी तरफ आता हूं क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, लापरवाही से आगे का मामला है। ये सीधे सीधे हत्या के दायरे में आता है अगर प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस स्तर पर इसके सही से जांच की जाए तो। हमारे साथ में लखनऊ से नरेंद्र यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं एक अपडेट उनसे लूं, उसके बाद में आप दोनों की तरफ वापस लौटूंगा। नरेंद्र, स्वास्थ्य महकमे से लेकर के तमाम महकमे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त नकेल कसी, चाहे अपराध के मामले हो या दूसरे तमाम मामले रहे हों। ऐसे में इतनी सख्ती के बावजूद क्या स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए तमाम के तमाम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन तमाम चीजों पर, योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं या फिर ठेंगे पर रख रहे हैं तमाम फरमान को? बिल्कुल जब्बार, आपने सही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं और मरीजों के लिए लगातार गाइडलाइन जारी हो रही हैं। अस्पतालों को सचेत किया गया है और सबको इलाज मिले, इसके लिए कोविड से बचने के लिए सबकी ट्रेनिंग करवाई गई है। और जो अस्पताल हैं, अस्पताल के स्टाफ को भी बताया गया है कि आप ट्रेनिंग करिए और कोरोना से बचते हुए मास्क, ग्लव्स और किट का प्रयोग करते हुए आप इलाज करिए। कई शर्तों के साथ प्राइवेट अस्पतालों को खोला गया है, साथ ही सरकारी अस्पतालों को सख्त हिदायत दी जा चुकी है कि आप किसी मरीज का इलाज करने से मना नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालात में इस तरीके की घटनाएं इतने सख्त आदेश हैं, समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करते हैं, कार्रवाइयां भी सीधे सीधे कर देते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला कि जब वो नोएडा आते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, डीएम का तबादला भी, नोएडा के डीएम का तबादला भी उन्होंने लापरवाही कुछ पाई थी, फौरन कर दिया था। सवाल यह है कि ये सारे के सारे अधिकारी, अफसर, कार्यकर्ता, जो कर्मचारी हैं, उन लोगों पर असर नहीं हो रहा क्या?
बिल्कुल, अभी भी कुछ ऐसे लोग पड़े हुए हैं, ऐसे लोग विभागों में अभी अपने पदों पर आसीन हैं या महत्वपूर्ण जगहों पे आसीन हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों की जान बचाना, एम्बुलेंस का संचालन करवाना, अस्पतालों में मरीजों की भर्ती करवाना और इलाज करवाना। ये एक बड़ी लापरवाही है, इसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, इससे लोगों की जानें गई हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन लोगों को चुनना होगा, उन लोगों को खोजकर बाहर लाना होगा और कानून के कटघरे में खड़ा करना होगा, विभागीय कार्रवाई करनी होगी, तभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही हो पाएंगी। नहीं तो इनका मनोबल बढ़ेगा और लगातार लापरवाही करेंगे, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जी नरेंद्र, यह घटना रात की है और ऐसे में R9 टीवी ने सुबह से इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया है। क्या लखनऊ से स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई आदेश, किसी किस्म का कोई संज्ञान अब तक लिया गया? देखिए, विभाग जरूर इस मामले को संज्ञान में लेगा और कार्रवाई करेगा। अब अभी जय प्रताप सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बैठक में शामिल हैं और अभी हम प्रयास करेंगे कि मैं जय प्रताप सिंह से बात करूं इस मामले को और मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा कि जय प्रताप सिंह मीटिंग कर रहे हैं, क्या चीजें सामने आ रही हैं उस पर अपडेट लूंगा। मगर इस बीच में हमारा सहयोगी और मेरठ से संवाददाता मनोवर चौहान के पास में कुछ अपडेट है, कुछ बताना चाह रहे हैं। जी मनोवर। देखिए जब्बार, मेरठ के एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की बात मैं बता दूं, चूंकि जो स्वास्थ्य मंत्री है सुरेश खन्ना, वो मेरठ में आए थे और मेरठ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में उनको बिना पीपीई किट के उसमें एंटर करा दिया गया, जिसमें खुद एक मंत्री और थे मेरठ के सुनील भराला और एक व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे भाजपा के नेता है। उन तीनों लोगों को और तमाम कार्यकर्ताओं को बिना सुरक्षा गार्ड के उसमें एंट्री करा दी गई, जहां पर 2 और 3 कोरोना पेशेंट सामने आए जिनसे उनका गेट टुगेदर हुआ। ऐसे में खुद स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना को क्वारंटीन होना पड़ा है, उनका सैंपल लिया गया है। मेरठ में भी एक मंत्री और एक नेता क्वारंटीन है। और अभी सबसे अहम बात यह है कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का सिलसिला इस कदर चल रहा है, यहां पर अगर गणमान्य लोग आते हैं, माननीय आते हैं, मंत्री आते हैं, उनको भी बिना पीपीई किट के अंदर एंटर कराया जाता है, कोई प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा जाता है। मतलब आलम इस कदर है लापरवाही का और आलम इस कदर होने के बावजूद भी इन पर कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है। अहम बात है और ये बड़ी बात है कि मेरठ के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी लगातार कोताही बरत रहे हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस बाबत जानकारी ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, वापस आता हूं। गिरीश नारायण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नोएडा से, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर के इस पूरे मामले की अपडेट लेनी चाहिए। लेकिन आइए, सीएमओ ने अब तक इस पूरे मामले को R9 टीवी की खबर पर संज्ञान लेने के बाद में किस किस्म की कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं, क्या कुछ कहा है, पहले उनका बयान सुन लेते हैं। एक महिला थी नीलम, 30 साल की, वाइफ ऑफ विजयन, खोड़ा निवासी हैं, गाजियाबाद की। ये शिवालिक हॉस्पिटल में इनका 4 दिन से इलाज चल रहा था, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है। उसको शिवालिक हॉस्पिटल ने 5 तारीख को सुबह भेज दिया ESI में। वहाँ से जो है महिला कई जगह गई है और उसको किसी ने भर्ती नहीं करा। उसके कारण समिति बना दी गई है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ साहब को आपने सुना, सीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि साहब समिति बना दी गई है, जो भी इसमें दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। मगर कार्रवाई के लिए शुरुआत या शुरुआती कदम के तौर पर क्या अब तक इन अस्पतालों के खिलाफ में एक FIR दर्ज की गई कि कम से कम FIR दर्ज कर ली जाती है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, उसके बाद में जो जांच पड़ताल होगी, जांच पड़ताल में अगर दोषी अस्पताल नहीं पाए जाते हैं तो FIR खारिज कर दी जाएगी। लेकिन यह है तरीका कार्रवाई करने का कि साहब अभी तक मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया है। हमारे सहयोगी गिरीश नारायण जो कि नोएडा से लेकर के उन तमाम अस्पतालों का रुख करके वहां का जायजा लेकर के लोगों से, जिम्मेदारों से बातचीत करने के प्रयास करने के बाद में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गिरीश, आप सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को एक बार उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना टेलीविजन स्विच ऑन किया है, बताइए कि दरअसल हुआ क्या था, कैसे एक 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला जिसका इलाज चल रहा था उस अस्पताल से उसको क्यों निकाला गया, दूसरे अस्पताल में ले जाने के लिए अलग अलग जगहों पर चक्कर काटते रहे मगर भर्ती क्यों नहीं किया गया। एक बार जल्दी से इस पूरी घटना को बताइएगा गिरीश।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पीड़ित मृतका है, नीलम नाम है इसका, ये गाजियाबाद के खोड़ा में रहती है और खोड़ा का इलाका नोएडा से लगता है, तो इसलिए तमाम लोग जो हैं वो अपने इलाज के लिए नोएडा आते हैं। और ये 8 महीने की गर्भवती थी जिसका एक प्राइवेट अस्पताल है शिवालिक, वहां पर इलाज चल रहा था। और इलाज के दौरान कल सुबह के वक्त अस्पताल ने इनसे कहा कि यहाँ पे आपका इलाज नहीं हो सकता है, आप दूसरे अस्पताल का रुख कर लें। जिसके बाद ये लोग ईएसआई अस्पताल गए, वहां पर इनको एडमिट करने से मना कर दिया गया। उसके बाद ये लोग जिम्स अस्पताल गए गेट नोएडा के, वहां एडमिट करने से मना कर दिया गया। शारदा अस्पताल गए, वहां एडमिट करने से मना कर दिया गया। उसके बाद ये लोग जिला अस्पताल आए हैं, जिला अस्पताल में भी इनको एडमिट करने से मना कर दिया गया। उसके बाद ये लोग फोर्टिज अस्पताल गए, मैक्स अस्पताल गए जो काफी बड़े अस्पताल है, वहां भी इनको एडमिट करने से मना कर दिया गया। पूरी रात महिला अपने परिजनों के साथ एम्बुलेंस में ही घूमती रही। जी ग्रीश, ये जानना चाहेंगे कि अस्पतालों ने आखिर रीजन क्या दिया, उनको एडमिट क्यों नहीं किया? कुछ कहा गया होगा अस्पतालों की तरफ से? जी, जो मृतका है उनके पति से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि साफ तौर पे जो अस्पताल है उनका कहना था कि उनके यहाँ बेड नहीं मौजूद है। ये एक मतलब ऐसी बात है उन्होंने कही, ये जबकि जो फोर्टिज अस्पताल है, मैक्स अस्पताल है, ये बहुत बड़े अस्पताल हैं, यहाँ तमाम बेड हैं। जिला अस्पताल की बात करें, जिम्स की बात करें, ये तमाम जो सरकारी अस्पताल है यहाँ भी किसी भी तरह की कोई बेड की कमी नहीं है। उसके बावजूद सिर्फ बेड ना होने की वजह से उस महिला को एडमिट नहीं किया गया। वो तड़पती रही रात भर और एम्बुलेंस में आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। ग्रीश, न सिर्फ यह हास्यास्पद है ये वजह, बल्कि ये कहीं ना कहीं लोगों के मनों में आक्रोश भी पैदा कर रही है इन अस्पतालों के खिलाफ में। मगर हमारा पुलिस महकमा, हमारा प्रशासनिक अमला जो इस वक्त है अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किए हुए है। जी मनोवर, जिस तरीके से वो शख्स जमीन पर तड़पता रहा, मैदान में तड़पता रहा, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आ जाती है मगर एम्बुलेंस नहीं आती है, क्या रीजन दिया जाता है एम्बुलेंस कर्मियों की तरफ से? इतना लेट क्यों लगाया उन्होंने? शायद वो वक्त पर पहुंचे होते तो शायद उस शख्स की जान बच गई होती। देखिए, हमने एम्बुलेंस चालक से भी इस बाबत बात की, उससे पूछा कि इतना लेट क्यों आए और 3 बार आपने कॉल क्यों किया कि मरीज को क्या बीमारी है। यानी कि उसके जहन में किसी बात को लेकर डर था, हो सकता है कोरोना को लेकर डर हो, उसको जहन में ये हो कि वो कोरोना पेशेंट तो नहीं है, इसी वजह से उसने लेट किया। लेकिन फिर भी एम्बुलेंस चालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वह समय पर पहुंचे और लोगों की जान बचाने में सहयोग करें। बावजूद इसके ये जो चालक था, 3 बार इनने पलटकर कॉल किया लोगों को जो ग्रामीण थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे पूछा कि क्या बीमारी है। हालांकि उसको कोई राइट नहीं इस तरह की बात पूछने का, बावजूद इसके लेट पहुंचा। जब रास्ता 5 मिनट में तय होना चाहिए था, आधा घंटे में तय हुआ। पुलिस 5 मिनट में पहुंची और उसको ले जाया गया। मगर मनोवर, यहाँ एक और सवाल है, यहाँ एक और सवाल है। 2 विभाग की लापरवाही सामने आई। एक स्वास्थ्य महकमा, एक एम्बुलेंस सेक्शन जिनकी जिम्मेदारी थी पहुंचना, मगर दूसरी पुलिस। जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी चीजें होती है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स है कि सबसे पहले आप किसी भी शख्स को ऐसी स्थिति में देखें, अस्पताल पहुंचाएं, आपको हम परेशान नहीं करेंगे या फिर पुलिस परेशान नहीं करेगी, आप लोग मदद करें। और पहले जैसा होता था कि पुलिस के डर की वजह से कि परेशान किया जाएगा, लोग नहीं पहुंचाते थे। मगर पुलिस के सामने वो शख्स तड़पता रहा जमीन पर, पुलिस की पीसीआर वैन आसपास रही होगी, पुलिस के पास में गाड़ियां रही होंगी, पुलिस के पास में मोटरसाइकिल रही होगी। पुलिस वाले किस बात का इंतजार कर रहे थे? ये मर जाए उसके बाद में अस्पताल ले जाए। पुलिस वाले क्यों नहीं ले गए अस्पताल? जब्बार, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को इस हालत में देखे तो वो अगर सक्षम है तो उसकी सहायता करे, अगर सक्षम नहीं है तो संबंधित विभाग को या फिर पुलिस विभाग को इसकी सूचना दे। हालांकि जो ग्रामीण थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने ऐसा ही किया, पुलिस को सूचना दी, पुलिस समय रहते पहुंची, लेकिन पुलिस ने उस शख्स का ये इंतजार किया कि एम्बुलेंस आएगी, उसको लेकर जाएगी। पुलिस ने अपने माध्यम से उसको अपनी जो जीप थी उसमें नहीं बिठाया और सीएससी तक नहीं पहुंचाया। साफ तौर पर पुलिस की भी बड़ी लापरवाही है और इसमें अगर एक्शन होना चाहिए तो जो चालक का इसमें गलती है वो पुलिस की भी गलती है, क्योंकि पुलिस के कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, टहलते आप देख लेंगे, तस्वीरों में देख सकते हैं, टहलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले उनको ये चाहिए था कि वो सबसे पहले उसको
हॉस्पिटल ले जाए, वहां से अगर जो भी उसको रेफर करने यानी की कि बात होती तो दोषी शायद देखा बराबर जाता। के दोषी उतने ही पुलिसकर्मी भी हैं जिनके सामने एक शख्स तड़पता रहा, एक शख्स तड़प रहा है। पुलिस वालों को अंदाजा हुआ होगा कि शख्स की जिंदगी जा सकती है, जिंदगी की डोर टूट सकती है, मगर फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा, या फिर वो अपनी ही कार्यशैली में हमारी खाकी मस्त रही, दोस्त रही। हमारे साथ में नरेंद्र यादव, मैं आप दोनों की तरफ आता हूं, मनोहर और गिरीश हमारे साथ में बने रहिए। नरेंद्र जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे कि कोई मीटिंग चल रही है और R9 टीवी की खबर को संज्ञान में लिया जा रहा है। किस किस्म के आदेश होंगे, किस किस्म की बातें की जाएंगी, क्या माने अब आगे की तस्वीर क्या कुछ दिख रही है? जब्बार, निश्चित तौर पे उन लोगों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से सख्त हिदायत है कि किसी की जान लापरवाही से ना जाने पाए। इसके लिए अस्पतालों को पहले निर्देश दिए जा चुके हैं और जो सरकारी अस्पताल हैं वो किसी का इलाज करने से मना नहीं कर सकते हैं। ये स्थानीय स्तर पर जांच का विषय है कि आखिर ऐसे लोग अपने पदों पर क्यों बने हुए हैं और क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई स्थानीय प्रशासन नहीं कर रहा है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जांच होनी चाहिए और शासन को रिपोर्ट भेजनी चाहिए। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके नज़ीर पेश करना होगा, जिससे आने वाले दिनों में किसी के साथ ऐसी घटना न घटे, लापरवाही की वजह से लोगों की जान न जाए। सरकार के प्रयास पर ये पानी फेरा जा रहा है। ऐसे अधिकारी और कर्मचारी अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर और विभागों में बने हुए हैं, उनको खोज कर निकालना होगा, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। ये एक बड़ी लापरवाही है जिस तरीके से महिला को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा गया और बहाना बनाया गया। इस पर सरकार लगातार बयान देती रही है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य लगातार कहते हैं कि कोई भी मरीज अस्पताल से वापस नहीं जाएगा, इलाज करना होगा। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। कोरोना कोई बहाना नहीं हो सकता है, आपको इलाज करना होगा, मना नहीं कर सकते हैं। ये सभी अस्पताल और सभी डॉक्टर दोषी हैं जिन जिन लोगों ने महिला को वापस भेजा है। इन सारे लोगों पर और यही वजह है कि R9 टीवी उम्मीद करता है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से, R9 टीवी उम्मीद करता है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय से, R9 टीवी उम्मीद करता है उन जिलों के अधिकारियों से कि ऐसे अस्पतालों और ऐसे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ में न सिर्फ सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि एक ऐसी नजीर कायम हो जिसके बाद में फिर कोई ऐसी आपराधिक घटना ना अंजाम दे सके। मैं एक बार फिर से मनोहर आपकी तरफ आना चाहूंगा, बने रहिए नरेंद्र हमारे साथ में। मनोहर, हमने अभी तक आपराधिक घटना, अपराध, गैर जिम्मेदाराना हरकत, लापरवाही पर हमने बात की, जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपकी बातचीत हुई होगी उस शख्स के घर वालों से या फिर उनके जानने वालों से या फिर अस्पताल से, आखिर हुआ क्या था उस शख्स को? अचानक वो जमीन पर तड़पने लगा और फिर उसकी मौत हो गई। जब्बार, ये शख्स है, आसिफ इसका नाम है और एक कपड़े का व्यापार कारोबार करता है। लॉकडाउन जी मनोहर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और जिस तरीके से आपने बताया कि कपड़े का कारोबारी है, आसिफ नाम का शख्स था, व्यापार करता है और वो जा रहा था कहीं पर, उसकी तबीयत बिगड़ी। जी मनोहर, अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये इसके धीरे धीरे जो परिजन थे मालूम पड़ा कि किसी मैदान में वो पड़ा हुआ है और वहां पर जो पुलिस भी पहुंची हुई है और जो एम्बुलेंस थी उसको बुलाया गया। क्या पहले से कोई बीमारी थी उनको? तो ये डॉक्टरों ने बताया कि मनोहर, क्या पहले से कोई समस्या थी उनको, कोई देखिए बीमारी? डॉक्टर ने ये बताया कि जब्बार, डॉक्टरों से हमारी बात हुई, डॉक्टरों ने बताया कि जो नशा है उसका ओवरडोज लिया गया है। अब वो नशा उसने खुद लिया है या किसी ने दिया है, ये जांच का विषय है, लेकिन नशे के ओवरडोज से उसकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टरों ने ये कहा है कि अगर समय रहते इसको लाया जाता तो इसके शरीर से नशे का जो हर ओवरडोज था उसको निकाला जा सकता था। ऐसी सुगबुगाहट, ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि जिसमें उस शख्स ने नशे का ओवरडोज लिया या उसमें कोई साजिश है, किसी और शख्स ने उसको नशे का ओवरडोज दिया, उसके बाद में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही, ये सारी चीजें सामने आ रही। बहरहाल अब जांच पड़ताल की बात की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का, नरेंद्र यादव जो कि लखनऊ से हमारे साथ में जुड़े हुए थे आपका, गिरीश नारायण जो कि नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए थे आपका, और मनोहर चौहान जो कि मेरठ से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया।